India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी बड़ी राहत। 2014 चुनावी भाषण में वैमनस्य फैलाने का आरोप साबित नहीं हुआ। अदालत ने मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग माना। सुप्रीम कोर्ट ने आईबीए की ब्लैकलिस्टिंग पर रोक लगाई। कहा, आईबीए वकीलों को प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। पेशेवर आचरण पर कार्रवाई केवल बार काउंसिल कर सकेगा। बीसीआई की नेशनल लीगल एकेडमी बनाने का निर्देश। 2008 दिल्ली सिलसिलेवार बम धमाका मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंसूर परिभाई की जमानत रद्द की। परिभाई की इंडियन मुजाहिदीन मीडिया सेल प्रमुख होने का है आरोप। परिभाई की केंद्रीय भूमिका प्रथम दृष्टया मानी गई। कांग्रेस जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट अनब्लॉक करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने अकाउंट बहाल करने पर आपत्ति नहीं की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट्स राउंडअप में अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां पर झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2014 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़े आपराधिक मामले में बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर हेमंत सोरेन द्वारा की गई टिप्पणियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत अपराध नहीं माने जा सकती। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही 16 अगस्त 2017 को पारित संज्ञान आदेश और 8 जुलाई 2019 को आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अनुसार सक्षम सरकारी अधिकारी की ओर से लिखित शिकायत दाखिल न की जाए। ये मामला 24 नवंबर 2014 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदित्यपुर में आयोजित एक जनसभा से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून और श्रम कानूनों में बदलाव की कथित साजिश का उल्लेख करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यदि ऐसे बदलाव किए गए तो राज्य में खून की नदी बहने से कोई नहीं रोक सकता। इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए फ्लाइंग स्क्वाड के ब्लॉक विकास पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके आधार पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 506 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना आईपीसी की धारा 188 के तहत संज्ञान लेना पूरी तरह अवैध था, क्योंकि किसी सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। ये भी कहा गया कि यदि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को सही मान भी लिया जाए तब भी वो आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करते। धारा 125 तभी लागू होती है जब धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाने का प्रयास किया गया हो। रिकॉर्ड की जांच के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि न तो एफआईआर में और न ही किसी अन्य दस्तावेज में ऐसे किसी आदेश का उल्लेख था।
जिसके उल्लंघन का आरोप हेमंत सोरेन पर लगाया गया हो। अदालत ने यह भी पाया कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत किसी सक्षम अधिकारी, सरकारी अधिकारी द्वारा आवश्यक लिखित शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जिन धाराओं के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें से किसी भी अपराध के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होते। ऐसे में आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ लंबित पूरी आपराधिक कार्यवाही, संज्ञान आदेश तथा आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट से जुड़ी अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में वसीयत के मामले को लेकर सुनवाई हुई। छज्जूराम बिना संतान के दिवंगत हुए थे। उनकी विधवा भांबो देवी ने दावा किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वो संपत्ति की एकमात्र वारिस हैं। वहीं प्रतिवादियों ने 6 नवंबर 1974 की एक पंजीकृत वसीयत पेश कर कहा कि छज्जूराम ने सेवा के कारण उन्हें संपत्ति दे दी थी। पत्नी भांबो देवी ने वसीयत को जाली और संदिग्ध बताकर चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयत को अवैध मानकर विधवा के पक्ष में डिक्री दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के निष्कर्ष पलटकर वसीयत को वैध ठहरा दिया। इसके बाद विधवा के विधिक प्रतिनिधि सरदारी लाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत एक गंभीर दस्तावेज है। अगर उसके आसपास संदेह की परिस्थितियां हो तो उसे साबित करने का भार वसीयत के समर्थक पर होता है। इस मामले में पत्नी को पूरी तरह वंचित करना, लाभार्थियों का करीबी रिश्ता न होना, 1974 की वसीयत के बाद छज्जूराम का 1992 तक जीवित रहना और रजिस्ट्रेशन में कटिंग छटाई जैसी कई संदिग्ध बातें थी, जिन्हें प्रतिवादी स्पष्ट नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय रद्द कर ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गवाहों की गवाही से वसीयत सिद्ध नहीं होती, संदेह दूर करना भी जरूरी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर मुस्कान सिमरे। बताइए मुस्कान, क्या कुछ जानकारी है इस केस पर? नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विल पर शक हो तो सिर्फ विटनेस को कोर्ट में लाकर विल को प्रूव नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति विल को जेन्युइन बताता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट के सारे डाउट्स क्लियर करे, ये प्रूव करे कि विल टेस्टेटर ने अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रेशर के और पूरी समझ के साथ बनाई थी। इस केस में छज्जूराम, जो एक अनपढ़ और सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगाने वाला व्यक्ति था, उनके नाम की 1974 की विल पर कई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे, जो कि डिफेंडेंट कोर्ट के डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने विल को जेन्युइन नहीं माना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर दिया। ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के डिसीजन वापस लागू कर दिए और कहा कि डिस्प्यूटेड विल को बेसिस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। धन्यवाद। जी धन्यवाद मुस्कान, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। कोर्ट से जुड़ी अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय ड्रेसेज टीम के चयन को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने टीम चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। मामले का उल्लेख जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष किया गया। पीठ ने मामले को 9 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने घुड़सवार सुदीप्ति हाजेला और अनुष अग्रवाल द्वारा दायर 2 रिट याचिकाएं खारिज कर दी थी। दोनों याचिकाओं में भारतीय अश्वारोहण महासंघ की एड हॉक समिति द्वारा 16 जून 2026 को जारी भारतीय ड्रेसेज टीम की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। ये टीम 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए चुनी गई है। दोनों याचिकाकर्ताओं को रिजर्व सूची में रखा गया था और उन्होंने अंतिम टीम में शामिल किए जाने की मांग की थी। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दोनों घुड़सवारों ने खंडपीठ में अपील दायर की। हालांकि खंडपीठ ने भी चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह अवश्य माना कि चयन मानदंड की कुछ शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि चयन मानदंड के क्लॉज 13 के अनुसार संभावित खिलाड़ियों प्रोबेबल्स की सूची तैयार करने में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, लेकिन क्लॉज 15 उपधारा ए और 15 उपधारा बी में निर्धारित आवश्यकताओं का समुचित पालन नहीं किया गया। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने कहा
कि वो चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से विवश है, क्योंकि 15 जुलाई 2026 की अंतिम समय सीमा को देखते हुए दोबारा प्रतियोगिता आयोजित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध समय में नई प्रतियोगिता आयोजित करना लॉजिस्टिक दृष्टि से असंभव है। सभी 6 संभावित खिलाड़ी और उनके घोड़े दुनिया के अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं और इतने कम समय में सभी घोड़ों को एक स्थान पर लाकर प्रतियोगिता आयोजित करना संभव नहीं है। इसी कारण अदालत ने चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट से जुड़ी अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि IBA केवल धोखाधड़ी में कथित लापरवाही के आरोपों के आधार पर किसी बैंक के पैनल अधिवक्ता का नाम अपनी कॉशन लिस्ट में शामिल कर उसे प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई किसी अधिवक्ता के पेशेवर जीवन और प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने ये फैसला एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनाया है। इस याचिका में एक अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। मामले के अनुसार सिंडिकेट बैंक, जो अब कैनरा बैंक में विलय हो चुका है, आरोप लगाया था कि उनके पैनल अधिवक्ता ने एक संपत्ति की सर्च और टाइटल रिपोर्ट तैयार करते समय लापरवाही बरती। बैंक का कहना था कि अधिवक्ता ने ये उल्लेख नहीं किया कि संपत्ति का एक हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका था। बैंक के अनुसार इस कथित चूक के कारण उधारकर्ता को धोखाधड़ी करने में सहायता मिली और बैंक को वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ा। इन आरोपों के आधार पर 5 फरवरी 2020 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अधिवक्ता का नाम अपनी कॉशन लिस्ट में शामिल कर दिया। अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उनका नाम बिना किसी पूर्व नोटिस, बिना सुनवाई का अवसर दिए और बिना उचित जांच के लिए सूची में डाल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने उन्हें अपने पैनल से हटा दिया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची। सुनवाई के दौरान न्यायालय के सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि किसी अधिवक्ता के पेशेवर आचरण या कथित कदाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य बार काउंसिलों के पास है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने भी इस दलील का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन किसी अधिवक्ता का नाम कॉशन लिस्ट में डालकर उसे प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना संक्षिप्त आदेश सुनाया है और मामले में विस्तृत निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के दिल्ली सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में कथित इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव मंसूर असगर परिभॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रतिभा M सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा है कि अभियोजन के अनुसार परिभॉय इंडियन मुजाहिदीन के मीडिया सेल का प्रमुख था और धमाकों से कुछ मिनट पहले मैसेज ऑफ डेथ शीर्षक वाला ईमेल भेजने में उसकी केंद्रीय भूमिका थी। इस ईमेल के माध्यम से धमाकों की जिम्मेदारी ली गई थी। अदालत ने कहा कि इस स्तर का समन्वय, योजना और लॉजिस्टिक व्यवस्था केवल उन्नत तकनीकी कौशल के उपयोग से ही संभव थी और प्रथम दृष्टया परिभॉय इस पूरी गतिविधि में केंद्र था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस सिलसिलेवार बम धमाकों में 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने 19 जुलाई 2025 को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर परिभॉय की अपील खारिज कर दी। मामले में विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। मंसूर असगर परिभॉय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसे जांच एजेंसियों ने 13 सितंबर 2008 को हुए दिल्ली सिलसिलेवार बम धमाकों की जांच के दौरान प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का एक प्रमुख सदस्य बताया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार परिभॉय की भूमिका बम लगाने की नहीं थी, बल्कि उसने पूरे षड्यंत्र को तकनीकी सहायता से उपलब्ध कराया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि धमाकों से कुछ मिनट पहले उसने मीडिया संस्थानों को ईमेल तैयार कर भेजे, जिनमें धमाकों की जिम्मेदारी ली गई थी। आरोप है कि इन ईमेल को असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके भेजा गया, ताकि भेजने वालों की पहचान छिपाई जा सके।
पुलिस ने परिबॉय पर यह भी आरोप लगाया कि उसने संगठन के ऑनलाइन प्रचार तंत्र और संचार व्यवस्था को विकसित करने और संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2008 में मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि ATS ने उसे गिरफ्तार किया था। बाद में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट से जुड़ी अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए ब्लॉकिंग आदेश को रद्द करते हुए अकाउंट को बहाल करने की अनुमति दे दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो मुख्य चिंता थी वो प्रासंगिक नहीं रह गई है, क्योंकि नीट परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की मुख्य चिंता ये थी कि कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच भ्रम और अव्यवस्था पैदा कर सकती थी। इसी कारण सरकार ने उनके एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्णय लिया था। अदालत ने कहा कि अब जबकि नीट परीक्षा समाप्त हो चुकी है, सरकार की मुख्य चिंता स्वतः समाप्त हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने भी अदालत को बताया कि केंद्र सरकार को अब अकाउंट अनब्लॉक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को निरस्त कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समीक्षा समिति को अभिजीत दिप्के के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था और उन्हें वर्चुअल माध्यम से समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति भी दी थी। कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान है, जिसकी शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक मौखिक टिप्पणी के बाद हुई थी। एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन एक्टिविज्म की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री रखने वाले लोगों के संदर्भ में थी। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स जुटाने में सफल रहे, लेकिन बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्तिगत कानून जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी शामिल है, उसको बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा लगाए गए बाल विवाह के प्रतिबंध का उल्लंघन करने या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने ये टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें 19 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की का विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम के काम में बाधा डाली थी। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का आधार मानी जाने वाली शरीयत में यौवन प्राप्त करने के बाद विवाह की अनुमति देने का प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और नाबालिगों के साथ यौन संबंधों पर रोक लगाने वाले पॉक्सो कानून में स्पष्ट विपरीत है। अदालत ने कहा कि शरीयत कानून में लड़की के यौवन प्राप्त करने को विवाह योग्य आयु मानना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम दोनों के प्रतिकूल है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी राय में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, विवाह की वैध आयु वही होगी जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में निर्धारित की गई है। खंडपीठ ने यह भी माना कि इस मुद्दे पर विभिन्न हाईकोर्टों के अलग अलग मत रहे हैं, लेकिन उसने वर्ष 2024 में दिए गए केरल हाईकोर्ट के उस फैसले से सहमति जताई जिसमें कहा गया था कि बाल विवाह पर प्रतिबंध सभी धर्मों में लोगों पर समान रूप से लागू होता है। 1 जुलाई के अपने फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि इससे जुड़ा एक प्रश्न पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी पहुंच चुका है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम और प्रमाणिक निर्णय नहीं दिया था। ये मामला बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में 15 फरवरी 2026 को दर्ज एक FIR को रद्द करने की मांग से संबंधित था। FIR के अनुसार पुलिस और चाइल्ड लाइन अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है। इस सूचना पर वे लड़की के घर पहुंचे ताकि विवाह रोका जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म चाहे कोई भी हो, प्रत्येक नागरिक के लिए विवाह की वैध आयु वही होगी जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में निर्धारित है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का विवाह स्वीकार किया जाता है तो इससे पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन की संभावना भी उत्पन्न होगी, क्योंकि सामान्यतः विवाह और वैवाहिक यौन संबंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने नाबालिग लड़की का विवाह रोकने के लिए कानून के अनुरूप कार्रवाई की थी। अदालत ने कहा कि पुलिस और चाइल्ड लाइन दोनों ही पीसीएमए के तहत अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और साथ ही पॉक्सो अधिनियम के संभावित उल्लंघन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये थी कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि क्या आरटीआई कानून अदालतों में भी लागू होता है। क्या कोर्ट्स आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं और क्या कोर्ट से आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है? चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आरटीआई एक्ट 2005 के मुताबिक कोर्ट्स भी पब्लिक अथॉरिटी हैं। ये बात सेक्शन 2 क्लॉज H में कही गई है। सेक्शन 3 हर सिटीजन को इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार देता है। सेक्शन 2 क्लॉज F बताता है कि इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और ऑर्डर्स शामिल होते हैं, जबकि सेक्शन 2 क्लॉज Z रिकॉर्ड्स देखने और सर्टिफाइड कॉपीज लेने का अधिकार देता है। लेकिन आरटीआई के थ्रू आप किसी जज से ये नहीं पूछ सकते कि उन्होंने किस केस में ऐसा जजमेंट क्यों दिया। आरटीआई सिर्फ वही जानकारी देता है जो कोर्ट्स के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद हो। अगर किसी केस की फाइल या सर्टिफाइड कॉपी चाहिए हो तो कोर्ट के अपने रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत कुछ इंफॉर्मेशन देने से मना भी किया जा सकता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 में भी साफ किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। हाल ही में जुनैद जावेद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2026 केस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि आरटीआई अपील्स को सालों तक पेंडिंग रखना ठीक नहीं। कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC को अपनी वर्किंग बेहतर बनाने और पेंडिंग अपील्स का जल्दी डिस्पोजल करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.